अच्छा, अब आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और प्रीवियस लेक्चर से आप लोगों को ये तो आइडिया हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस इटसेल्फ इनकी इंजमेटिक नेचर है और ये सारे के सारे जो हैं वो एक्चुअली ऑक्सीडो रिडक्टेजेस हैं, विच मीन्स कि ये किसी डोनर से इलेक्ट्रॉन्स को पिक करते हैं और अपने स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पास करते करते अल्टीमेटली उसे कहाँ तक भेज देते हैं, एक्सेप्टर तक उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस केस में भी आपके पास जो एंजाइम है दिस इज एन ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम जो कि ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करवाएगा, बट दिस टाइम आपका जो रिएक्शन होगा इट विल बी बिटवीन यूबिक्विनोन एंड साइटोक्रोम सी। ठीक है, सो यूबिक्विनोन इस केस में आपका इलेक्ट्रॉन डोनर है क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है एज कंपेयर टू दी साइटोक्रोम सी जो कि यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टर विद हाई रिडक्शन पोटेंशियल। सो रिड्यूस्ड फॉर्म में जो यूबिक्विनोन आपके पास प्रेजेंट है विच इज यूबिक्विनोल, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगी और उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास आगे एक्सेप्टर कौन सा प्रेजेंट है, साइटोक्रोम सी। कॉम्प्लेक्स 3 की कंपोजिशन जब मैंने आप लोगों से लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी तो उसमें मैंने 2 से 3 पॉइंट्स बताए थे जिनको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ और उसके बाद हम इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं कि एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस यूबिक्विनोल से साइटोक्रोम सी तक होता किस तरह से। ठीक है, सो पहला जो आपने यहाँ पे पॉइंट माइंड में रखना है वो ये कि अगेन ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, सो इसमें भी आपके पास मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं एंड दिस टाइम जो नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो कितने होंगे, 11। और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिफरेंट आपके पास जो है वो आगे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी प्रेजेंट हैं, जिनमें से जो मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे वो कौन से होंगे, हीम ग्रुप्स ऑफ साइटोक्रोम्स। ठीक है, सो कितनी टाइप्स के साइटोक्रोम्स या कितनी टाइप्स के हीम ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, 2 मेजर टाइप्स के हैं, हीम बी एंड हीम C1। ठीक है, बिकॉज सिंपल जो साइटोक्रोम सी है उसका जो हीम ग्रुप है वो तो एज एन एक्सेप्टर यूज हो रहा है, बट इट इन दिस केस इसके अपने स्ट्रक्चर के अंदर भी एक साइटोक्रोम सी है एंड दिस साइटोक्रोम सी इज साइटोक्रोम C1 विद हीम C1। ठीक है, सो इस वजह से हम इस कॉम्प्लेक्स को समटाइम्स साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 मेजर टाइप की जो साइटोक्रोम्स हैं, साइटोक्रोम बी विद हीम बी एंड साइटोक्रोम C1 विद हीम C1, ये इसके स्ट्रक्चर का पार्ट है। और साइटोक्रोम बी की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, BH एंड BL। ठीक है, सो जब आप इसका आगे स्ट्रक्चर देखोगे उसमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोक्रोम्स और उनके साथ जो एसोसिएटेड हीम ग्रुप्स हैं ये वहाँ पे आपको नजर आएंगे जो कि एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर वहाँ पे वर्क कर रहे होंगे। और इनके साथ साथ आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन्स हैं विद 2 आयरन एंड 2 सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो ये कॉम्प्लेक्स 3 के बारे में आपने कुछ पॉइंट्स जो हैं इनको माइंड में रखना है। ओके, सो ये कंपोजिशन डिस्कस करने के बाद अब हमने यहाँ पे देखना है कि कॉम्प्लेक्स 3 में एक्चुअली किस किस्म का रिएक्शन होता है। सो उस रिएक्शन को देखने के लिए उसी तरह से जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था और उसको देखा था, उसी तरह से हम यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इस केस में किस किस्म का रिएक्शन होगा। बच्चों कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 को जब आपने डिस्कस किया था, यहाँ पे मैं एक बार इनको भी ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इससे पहले जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थे वो किस फॉर्म में प्रेजेंट थे और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किस तरह से किया था, ताकि आप उसको कंपेयर करो विद कॉम्प्लेक्स नंबर 3। ठीक है, ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन है और सपोज ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है और यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास यूबिक्विनोन प्रेजेंट है और इन 2 कॉम्प्लेक्सेस के बिल्कुल एडजेसेंट आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है। ठीक है, ये एक
जनरल सी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आगे हमें जब भी इन कॉम्प्लेक्सेस का कंपैरिजन करना है तो हम इसी डायग्राम को जो है वो कंसीडर कर लें। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आपके पास जो है ना, ये इस तरह से डायमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी इसमें आपके पास जो है वो टू सिमिलर जो है वो हाफ जो पोर्शंस हैं, चेन्स हैं, हाफ सब यूनिट्स आप इनको कह लो, ये प्रेजेंट है। यानी जो ओवरऑल आपके पास 11 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो आपके पास मिल के इस प्रोटीन की 2 डिफरेंट डोमेन्स या 2 डिफरेंट पोर्शंस को बनाती हैं, जिसमें से सपोज ये आपके पास पार्ट 1 या सब यूनिट 1 है और ये आपके पास पार्ट 2 या सब यूनिट 2 है, लेकिन ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, सो ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसके बिल्कुल एडजेसेंट आपके पास है साइटोक्रोम सी, जो कि आगे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ठीक है, दिस इज साइटोक्रोम सी। अच्छा, अब इससे पहले बच्चों आप लोगों ने जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की वर्किंग प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, उसमें आपने ये देखा था कि ये जो दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2, ये अल्टीमेटली जब किसी डोनर से इलेक्ट्रॉन्स को पिक करती हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स नंबर 1 भी यूबिक्विनोन को ट्रांसफर करता है और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 भी यूबिक्विनोन को ट्रांसफर करता है। इट मीन्स कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डोनर, अगर आपके पास यहाँ पे डोनर NADH है, सो इस केस में कॉम्प्लेक्स 2 की बजाय कॉम्प्लेक्स 1 इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को पिक करेगा और उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा किसके ऊपर, यूबिक्विनोन पे, और यूबिक्विनोन को ट्रांसफर कर देगा किसमें, यूबिक्विनोल पे। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के दौरान, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के दौरान इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर भी किया था। यानी आप कह सकते हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, दिस कॉम्प्लेक्स 1 इज अ प्रोटॉन पंप, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्लो के साथ साथ प्रोटॉन पंपिंग का रिएक्शन जो है उसको कपल करता है। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोटॉन पंप, यानी हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान प्रोटॉन्स की पंपिंग करवाएगा। इस केस में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 2 यूज नहीं होगा, बिकॉज जैसे ही आपका ये यूबिक्विनोल रिड्यूस होता है, नेक्स्ट इस यूबिक्विनोल ने इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके किस कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की तरफ, और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवा देना है किस पे, साइटोक्रोम सी पे। सो इट मीन्स कि जब NADH आपका एज अ डोनर यूज हो रहा है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है ये यूज नहीं हो रहा। अब दूसरी तरफ अगर आप दूसरे डोनर की बात करते हैं विच इज FADH2, तो जब आपके पास सोर्स FADH2 है, इस केस में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है ये पाथ प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन कैरियर से होते हुए अल्टीमेटली अगेन यूबिक्विनोन के पास जाएंगे, यूबिक्विनोन को रिड्यूस करेंगे इनटू यूबिक्विनोल, और अगेन ये यूबिक्विनोल किसकी तरफ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की तरफ। लेकिन इस केस में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो है वो स्किप हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 वर्क नहीं करेगा जब आपके पास ये ग्रीन वाला जो पाथ मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, जब ये चलेगा, यानी जब FADH2 आपका एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर यूज हो रहा है तो उस केस में कॉम्प्लेक्स 1 यूज नहीं हो रहा है। इट मीन्स के ना तो यहाँ पे प्रोटॉन पंपिंग होगी, और कॉम्प्लेक्स 2 तो ऑलरेडी एक प्रोटॉन पंप नहीं है, ये पंपिंग नहीं करवाता। सो इट मीन्स कि इस केस में आपके ये जो 4 प्रोटॉन्स हैं ये मैट्रिक्स में ही रहेंगे, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप नहीं होंगे। ठीक है, ये पॉइंट सब बच्चों के माइंड में होना चाहिए कि FADH2 और NADH के लिए जो डिफरेंट रूट्स हैं, उन डिफरेंट रूट्स के साथ साथ प्रोटॉन पंपिंग की अमाउंट भी डिफरेंट है। NADH के केस में यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स पंप हो चुके हैं, बट FADH2 के केस में अभी तक किसी किस्म की प्रोटॉन पंपिंग नहीं हुई जब तक आप लोग कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 को देख रहे थे। ठीक है, बाकी वाले पार्ट सिमिलर रहेंगे दोनों केसेस में। अच्छा, अब हम देखने जा रहे हैं, अब आपके पास यहाँ पे डोनर ये है, दिस वन, इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो इस केस में आपके पास डोनर ये है यूबिक्विनोल, एक्सेप्टर ये है साइटोक्रोम सी, और ये एंजाइम और इसके कैरियर्स वो पाथ प्रोवाइड करेंगे जिससे डोनर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए अल्टीमेटली एक्सेप्टर की तरफ जाएंगे। ये रिएक्शन हम अभी देखने लगे हैं। और इस केस में एक और पॉइंट जो आपने अपने माइंड में क्लियर रखना है वो ये कि जो डोनर है आपके पास यूबिक्विनोल,
इसमें इस टाइम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन। 2 प्रोटॉन्स, डेफिनेटली। और जो एक्सेप्टर है आपके पास जिसको इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं, साइटोक्रोम सी, वो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन। सो इट मीन्स कि इस QH2 की कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए एक साइटोक्रोम सी यूज नहीं होगा, बल्कि पहले ये एक साइटोक्रोम सी को अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। सो इट मीन्स के इसके रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के लिए आपको एक की बजाय कितने साइटोक्रोम्स रिक्वायर्ड होंगे? 2 साइटोक्रोम सी रिक्वायर्ड होंगे, बिकॉज एक साइटोक्रोम सी एक स्टेप में रिएक्शन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एंड सेकंड साइटोक्रोम सेकंड स्टेप के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। सो इन ऑर्डर टू ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस डोनर टू एक्सेप्टर, आपके 2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, यानी एक डोनर 2 एक्सेप्टर्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, बिकॉज डोनर और एक्सेप्टर की जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हैं। इससे पहले आपने ऐसा रिएक्शन नहीं देखा। कॉम्प्लेक्स 1 में जब आपने देखा था तो यहाँ पे NaDH2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, और जो फाइनल आपका एक्सेप्टर था Q, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता था। तो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इसी तरह से FADH2 भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था, और आपका जो यूबिक्विनोन है अगेन वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा था। यानी प्रीवियसली आपने जो 2 रिएक्शंस पढ़े हैं उसमें डोनर और एक की जो इलेक्ट्रॉन रिलीज और एक्सेप्ट करने वाली एबिलिटीज हैं वो सेम है, ठीक है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट दिस टाइम इन कॉम्प्लेक्स 3 आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि डोनर डिफरेंट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है और एक्सेप्टर की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। सो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि इसलिए यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक स्टेप में नहीं होगा, ये यूनिट स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें आपके पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 स्टेप्स के अंदर होगा, ठीक है। और इन स्टेप्स को आप क्या कहते हो? क्यू साइकिल, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आपके पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि क्यू साइकिल के थ्रू QH2 यानी यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवाता है, कहाँ पे? साइटोक्रोम सी के ऊपर। सो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि एक्चुअली ये क्यू साइकिल होता क्या है और आपका कॉम्प्लेक्स 3 किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में हेल्प करता है। क्लियर है? स्टार्ट करें क्यू साइकिल। यस मैम। ओके, सो अब मैं ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ड्रॉ करूंगी, इसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को स्किप करूंगी, बट आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि डेफिनेटली इस केस में वो कॉम्प्लेक्सेस भी प्रेजेंट हैं और वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से पहले प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास मैं इसी तरह से डायमेरिक फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का, और उसके बाद हम इसके अंदर प्रेजेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को एक बार देख लेते हैं। ओके, सो ये एक ही है कॉम्प्लेक्स नंबर 3, लेकिन चूंकि जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि ये रिएक्शन 2 स्टेप्स के अंदर होता है, सो इन दोनों स्टेप्स को साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे देख लेंगे। अगर मैं इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करूंगी जिसमें पहले मैं स्टेप नंबर 1 को यहाँ पे हाईलाइट करूंगी और फिर स्टेप नंबर 2 को हम यहाँ पे देख लेंगे, बट ऑब्वियसली ये रिएक्शन एक ही कॉम्प्लेक्स के ऊपर होता है इन 2 डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ये आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका लिपोफिलिक एनवायरनमेंट है, जिसमें पीछे वाले कॉम्प्लेक्स 1 या कॉम्प्लेक्स 2 से कोई यूबिक्विनोन रिड्यूस्ड होके जो है वो इस कॉम्प्लेक्स तक पहुंची है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ यूबिक्विनोन्स ऑक्सीडाइज फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं, बिकॉज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस हैं वो एक एक कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो इतनी स्पीडली हो रही होती है। ओके, अब ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर अप्रोच करता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को, और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जिसका कॉमन नेम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसकी अगर आप फर्दर कंपोजिशन देखेंगे
तो कंपोजिशन के अंदर आपको यहाँ पे कुछ साइटोक्रोम्स भी नजर आएंगे। लाइक यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ साइटोक्रोम C1, सिर्फ उन कैरियर्स को हाईलाइट कर रही हूँ जो कि इस पाथ में इन्वॉल्व होंगे डायरेक्टली। ये आपके पास सपोज साइटोक्रोम C1 है और ये उसका हीम ग्रुप है, हीम C1। ठीक है, एक मैं यहाँ पे डायग्राम में इसको हाईलाइट करूंगी और दूसरी डायग्राम में आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। सो साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम C के साथ यहाँ पे हीम C1 ग्रुप। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो सब यूनिट है, उस सब यूनिट के ऊपर कुछ बाइंडिंग साइट्स हैं। सपोज यहाँ पे एक बाइंडिंग साइट है जहाँ पे यूबिक्विनोन की रिड्यूस्ड फॉर्म बाइंड कर सकती है, और यहाँ पे एक बाइंडिंग साइट है जहाँ पे यूबिक्विनोन की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बाइंड कर सकती है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के ऊपर यूबिक्विनोन की दोनों फॉर्म्स के लिए बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल हैं। एक जगह पे आपकी रिड्यूस्ड फॉर्म आके बाइंड करेगी, इसको अगर हम यहाँ पे साथ साथ लिखते भी जाएं कि सपोज ये कॉम्प्लेक्स 1 या कॉम्प्लेक्स 2 से रिड्यूस हुआ यूबिक्विनोन और कॉम्प्लेक्स 3 में आके अपनी बाइंडिंग साइट पे ये अटैच हो गए। और दूसरी तरफ इसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ यूबिक्विनोन की बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट थी, जहाँ पे क्यू ऑक्सीडाइज्ड जो है ये आके बाइंड करेगा। और इसी केस में यहाँ पे आपके पास कुछ हीम ग्रुप्स भी हैं, जैसे यहाँ पे मैंने हीम C1 ड्रॉ किया ना, यहाँ पे आपके पास हीम B है, हीम B H एंड हीम B L। ठीक है, ऑब्वियसली इसी तरह का आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो इस कॉम्प्लेक्स में भी होगा, ये वाली सेकंड साइड और यहाँ पे भी। ठीक है, अब होता क्या है, ये एक्चुअली जो सेकंड लीफलेट है ना, सेकंड स्टेप आपका यहाँ पे होता है, जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करके इधर आप लोगों को जो है ये सेकंड स्टेप जो है ड्रॉ करके बताऊँ। ठीक है, तो ये 2 लीफलेट्स जो आपके पास यहाँ पे साइटोक्रोम C के प्रेजेंट है, स्टेप नंबर 1 इस पोर्शन में हो रहा होता है, स्टेप नंबर 2 इस पोर्शन में हो रहा होता है। ओके, अब होगा क्या अगर हम इस रिएक्शन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्विकली। अगर मैं यहाँ पे बाइंडिंग साइट्स ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, इनको मैं लेबल नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है यहाँ पे जो प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे एक आयरन सल्फर सेंटर का मैंने जिक्र किया था, 2 आयरन 2 सल्फर सेंटर वो भी प्रेजेंट है। और जस्ट लाइक द बाइंडिंग साइट ऑफ यूबिक्विनोन, इस स्ट्रक्चर में यहाँ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस वाली जो साइट है, यहाँ पे बाइंडिंग साइट होगी किसकी, साइटोक्रोम C की। सो दिस इज साइटोक्रोम C जो कि एक्सेप्टर है, और ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस वाली साइट पे आके यहाँ पे क्या कर रही है, बाइंड कर रही है। सो अब रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। डायग्राम आप लोगों के सामने मैंने ड्रॉ कर दिया। अब होता क्या है कि जब आपके पास ये यूबिक्विनोन रिड्यूस्ड फॉर्म में आके अपनी बाइंडिंग साइट पे बाइंड करता है और दूसरी बाइंडिंग साइट पे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में यूबिक्विनोन बाइंड कर रहा है, तो ये यूबिक्विनोल अब अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को रिलीज करेगा। ऑब्वियसली जब QH2 ऑक्सीडाइज होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा अलोंग विद 2 प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स और दोनों प्रोटॉन्स के पाथ को ट्रेस करना है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जा रहे हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, सो जब यहाँ पे आके यूबिक्विनोल बाइंड करेगा, इसकी बाइंडिंग के फौरन बाद क्या करता है, 2 प्रोटॉन्स को डायरेक्टली इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज कर देता है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स 3 ये भी एक प्रोटॉन पंप है। तो यहाँ पे एक प्रोटॉन चैनल है, जिस प्रोटॉन चैनल के थ्रू इसने 2 प्रोटॉन्स को डायरेक्टली कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। पीछे क्या चीज बचती है, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखें तो इस केस में आपके पास इस QH2 का जो बिल्कुल एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर है, दिस इलेक्ट्रॉन कैरियर इज एन आयरन सल्फर प्रोटीन जो कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। सो जो 2 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ जाएंगे तो ये उनमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है ये वहां से रिट्रैक्ट होके इन हीम ग्रुप्स की तरफ आ जाएगा।
ठीक है। सो एक इलेक्ट्रॉन इन आयरन सल्फर सेंटर से होता हुआ साइटोक्रोम C1 के पास और साइटोक्रोम C1 से होता हुआ फाइनली साइटोक्रोम C तक पहुंचेगा। इट मींस कि इस केस में आपकी एक साइटोक्रोम C जो है वो क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। जो मैंने आपसे कहा था ना कि QH2 टू स्टेप्स के अंदर इसको रिड्यूस करता है, तो एक स्टेप आपने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया जिसमें साइटोक्रोम C ने एक इलेक्ट्रॉन को पिक कर लिया, ठीक है। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन का रूट आप देख रहे हो कि वो हीम Bl और हीम BH के थ्रू इस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ यूबिक्विनोन के पास आता है और ये इसको एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि इस स्टेप 1 के दौरान जैसे ही स्टेप 1 कंप्लीट होता है तो स्टेप 1 के दौरान एक्चुअली क्या इवेंट हो रहा है, अगर हम यहाँ इसको इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखें तो हम कह सकते हैं कि इन स्टेप नंबर 1 इन स्टेप नंबर 1 आपका एक रिड्यूस्ड यूबिक्विनोल along with oxidized यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C अपनी अपनी बाइंडिंग साइट पे बाइंड हुए, ठीक है। और बाइंडिंग की वजह से क्या हुआ कि इस यूबिक्विनोल में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया साइटोक्रोम C को और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट कर लिया, यूबिक्विनोन ने। और जो दो प्रोटॉन्स थे वो कहाँ पे रिलीज हो गए, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। सो आप कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के बाद आपके पास ये इवेंट होगा कि ये जो रिड्यूस फॉर्म में यूबिक्विनोन थी ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी, दिस वन, ठीक है। ये कंप्लीट अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद यहाँ से निकल जाएगी इन इंटरमेम्ब्रेन इन हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट ऑफ मेम्ब्रेन एस क्यू, क्योंकि इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज कर, ठीक है। और जो सेकंड यूबिक्विनोन यहाँ पे बाइंड की थी, दिस यूबिक्विनोन इज स्टिल इन इट्स बाउंड फॉर्म इस बाइंडिंग साइट पे एज अ रेडिकल, क्यू रेडिकल अटैच रहेगी, ठीक है। और जो आपके पास साइटोक्रोम C है, दिस साइटोक्रोम C विल बी रिड्यूस, पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में थी और अब किस फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म में। और फाइनली आपके इस प्रोसेस के दौरान जो टू प्रोटॉन्स इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट थे, यूबिक्विनोल में प्रेजेंट थे, वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, इनटू दी P साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। सो ये आपके पास स्टेप नंबर 1 की इक्वेशन मैंने इधर लिखी है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास यहाँ पे जो दूसरा मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये वाला जो एंजाइम है, यानी इसी एंजाइम की ये सेकंड पॉकेट के अंदर अब ये रिएक्शन होगा, ठीक है। इस टाइम आपकी ये वाली बाइंडिंग साइट फ्री रहेगी बिकॉज यहाँ से जो आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म में यूबिक्विनोल था वो निकल चुका है और ये फॉर्म जो है वो बाउंड रहेगी बिकॉज इसमें अभी भी आपके पास यूबिक्विनोन एज अ फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। तो अब अगर हम सेकेंड राउंड या सेकेंड स्टेप को स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि सेकेंड स्टेप के केस में आपके पास दिस बाइंडिंग साइट इज फ्री एंड दिस बाइंडिंग साइट इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड। सो अब होगा क्या, इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए आपके पास यहाँ पे जो फ्री बाइंडिंग साइट है, इस मेम्ब्रेन से अगेन एक रिड्यूस फॉर्म में यूबिक्विनोल आके इधर बाइंड करेगा सेकेंड मॉलिक्यूल, ठीक है। और दोबारा से उसी तरह से रिड्यूस होने के बाद टू प्रोटॉन्स को डायरेक्टली इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C को ट्रांसफर करेगा, यानी अब आपके पास सेकंड साइटोक्रोम C भी रिड्यूस हो गई है और जो बाकी बचने वाला एक इलेक्ट्रॉन है उसको हीम Bl और हीम BH के थ्रू इस सेमीक्विनोन को ट्रांसफर करेगा। एंड द मोमेंट जब ये सेमीक्विनोन सेकंड इलेक्ट्रॉन पिक करेगी, ठीक है। सो अब ये कोशिश करती है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में से दो प्रोटॉन्स को भी रिसीव कर ले बिकॉज वी ऑल नो कि इसको अपनी कंप्लीटली रिड्यूस्ड फॉर्म में जाने के लिए टू इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ किस चीज की जरूरत है, टू प्रोटॉन्स की। सो इलेक्ट्रॉन्स तो एक इलेक्ट्रॉन इस स्टेप के थ्रू, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस स्टेप के थ्रू इस तक पहुंच गया है, टू इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंच गए हैं। तो ये क्या करती है कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर लेती है तो उसके बाद टू प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करके इस बाइंडिंग साइट को क्या कर देगी, फ्री कर देगी एज QH2, ठीक है। सो इस स्टेप के बाद आपके पास दोनों बाइंडिंग साइट्स फ्री हो जाएंगी,
यहाँ से Q मैम रिलीज होगी और यहाँ से QH2। यस मैम। ठीक है, सो सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा, QH2 एक जगह बाइंड करेगा और दूसरी बाइंडिंग साइट में आपके पास सेमीक्विनोन प्रेजेंट है। ठीक है, तीसरी बाइंडिंग साइट पे आपके पास साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज प्रेजेंट है। और अब जब रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होगा कि 2 प्रोटॉन्स भी ये पिक करेगा, कहाँ से, मैट्रिक्स से। पहले मैट्रिक्स में से किसी किस्म के प्रोटॉन यूज नहीं हो रहे थे ना, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन में भी उनको मेंशन नहीं किया था। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे देखा है कि स्टेप नंबर 2 में आपके पास ओवरऑल 4 जो है वो पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें से एक QH2 ये सेमीक्विनोन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, साइटोक्रोम C जो इस बाइंडिंग साइट पर प्रेजेंट है, एंड 2 प्रोटॉन्स जो कि मैट्रिक्स यहाँ से क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। और प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगी, ऑब्वियसली जब ये QH2 अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये यूबिक्विनोन जो है ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन और इन 2 प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद अपनी फुली रिड्यूस फॉर्म QH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, साइटोक्रोम C रिड्यूस हो जाएगी। और इस प्रोसेस के दौरान भी ये यूबिक्विनोल से निकलने वाले 2 प्रोटॉन्स कहाँ पे जाएंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे। तो जब इन दोनों हाफ रिएक्शन स्टेप 1 और स्टेप 2 की इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, एक ओवरऑल या नेट इक्वेशन लिखते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ तो पता है ना कि जब भी हम नेट इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो स्पीशीज कॉमन होती हैं हम उनको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका ये QH2 इस QH2 के साथ बैलेंस हो रहा है, ये वाला जो Q है वो इसके साथ बैलेंस हो रहा है, इसी तरह से ये सेमीक्विनोन इसके साथ बैलेंस हो रहा है। ठीक है, और कोई स्पीशी नो। सो ओवरऑल इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ QH2 रिएक्ट विद, सॉरी, ठीक है, ओवरऑल इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका सिर्फ एक मॉलिक्यूल QH2 का रिएक्ट करता है विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ साइटोक्रोम C इन देयर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ठीक है, और 2 प्रोटॉन्स पिक करता है कहाँ से, मैट्रिक्स से। और इस प्रोसेस में प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस करता है, यूबिक्विनोन ऑक्सीडाइज्ड प्लस 2 साइटोक्रोम C रिड्यूस्ड, और कितने प्रोटॉन्स को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर कर रहा है, 4 प्रोटॉन्स। अब हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स नंबर 4। जी बच्चों, स्टार्ट करें कॉम्प्लेक्स 4। यस ओके यस मैम। ओके, लास्ट कॉम्प्लेक्स जो आपके पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, अगर इसी चेन की तरफ हम जाएं तो अब तक हम लोग इस स्टेप तक हैं जिसमें आपके पास एक की बजाय 2 साइटोक्रोम्स हैं। यहाँ पे एक साइटोक्रोम ये है और एक साइटोक्रोम और है जो कि रिड्यूस होके यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, और अल्टीमेटली ये साइटोक्रोम अब कहाँ पे जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास। और कॉम्प्लेक्स 4 ने क्या करना है, इस साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन्स को फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ऑक्सीजन, हम लोग ग्लाइकोलिसिस से ऑक्सीजन का जो रोल है डिफरेंट पाथवेज के अंदर उसको देखते हैं कि ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को वापस ऑक्सीडाइज करने के लिए, NAD या FAD की री ऑक्सीडेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्चुअली दिस ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और एक्चुअली इस फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की वजह से आपके पास ये जो डोनर है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, सो इसको मैं अभी फाइनलाइज करती हूँ इस कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करने के बाद। सो अब जो आपका रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ने जो कैटालाइज करवाना है, ये रिएक्शन क्या होगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की पहले हम लोग देख लें नेचर, दिस इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, इसका आपके पास जो कॉमन नेम है वो क्या है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम, जो कि साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज करेगा। और ऑब्वियसली इस केस में आपके पास डोनर कौन होगा, साइटोक्रोम C, और एक्सेप्टर कौन होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, सो साइटोक्रोम C का रिडक्शन पोटेंशियल चूंकि कम है, ठीक है, ऑक्सीडेजेस भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करवाते हैं, लेकिन इस केस में ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन या सिंपल ऑक्सीजन को यूज करते हैं। सो ऐसे एंजाइम्स जो कि ऑक्सीजन को यूज करते हुए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैटालाइज करवाते हैं वो ऑक्सीडेजेस हैं। इससे पहले जो एंजाइम्स हैं वो आपने ऑक्सीडो रिडक्टेजेस देखे हैं, ठीक है, जो कि सिंपल ट्रांसफर करवाते हैं लेकिन उसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है।
लेकिन ऑक्सीडेजेस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, दैट्स व्हाई इनको ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की बजाय समटाइम ऑक्सीडेज भी कहा जाता है कॉमन कन्वेंशन में, कॉमन नेम्स होते हैं। इनकी आगे से फर्दर टाइप्स होती हैं, मोनो ऑक्सीजनेजेस, डाई ऑक्सीजनेजेस, सिंपल ऑक्सीजनेस भी समटाइम्स इनको कहा जाता है, ठीक है। सो वो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की बेस पे है। ओवरऑल आपने ये याद रखना है कि ऑक्सीडेज इन्हें किस लिए कहा जा रहा है, बिकॉज इस केस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है, ठीक है। सो साइटोक्रोम सी इज डोनर with low reduction potential, ठीक है, and molecular oxygen is acceptor with high reduction potential. So जो पाथ है आपके पास वो क्या है कि साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन लेके कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास आएगी, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ने इस डोनर से इलेक्ट्रॉन्स को फाइनल जो एक्सेप्टर है उस पर ट्रांसफर कर, ठीक है। सो ये सिर्फ एक एंजाइम है जो कि डोनर से इलेक्ट्रॉन्स को पिक करेगा और एक पर्टिकुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू उसे एक्सेप्टर तक ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। सो इस रिएक्शन के बाद आपकी ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ किस चीज़ को पिक करेगी, प्रोटॉन्स को फ्रॉम मैट्रिक्स, और अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगी किसमें, वाटर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की अगर आप कंपोजिशन देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के अंदर आपके पास टोटल 13 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट सब यूनिट्स हैं, इन 13 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ने आगे डिफरेंट सब यूनिट्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं, जिसमें से मैं सिर्फ उन सब यूनिट्स का यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ जिनमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो आपका जो सब यूनिट नंबर 2 है, सब यूनिट नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है, कॉपर एटम्स, ठीक है, कॉपर ए, ठीक है। और ये कॉपर प्रोटीन के साथ कैसे अटैच होते हैं, सपोज ये आपकी प्रोटीन है और यहाँ पे सपोज मैं कह रही हूँ कॉपर एटम प्रेजेंट है, सो प्रोटीन के अंदर जो सिस्टीन अमाइनो एसिड्स हैं, सिस्टीन के जो थायोल ग्रुप्स हैं, दीज आर दी अटैचमेंट साइट्स जो कि इन कॉपर एटम्स को क्या करती हैं, बाइंड करके रखती हैं। सो यहाँ पे आपके पास सब यूनिट 2 में एक पेयर ऑफ कॉपर एटम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। 2 कॉपर एटम्स जो हैं ये एसोसिएट होते हैं विद सब यूनिट 2 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 4, एंड देन सब यूनिट 1 के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे, सब यूनिट 1 के अंदर आपके पास 2 तरह के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हीम ए हैं। एक केस में आपके पास हीम ए अलोन प्रेजेंट होता है, ठीक है, साइटोक्रोम ए या हीम ए सब यूनिट 1 में प्रेजेंट है, और दूसरे केस में आपके पास हीम ए की एक स्पेसिफिक टाइप है हीम A3, and this specific type is complexed with another copper atom, यानी इस केस में सपोज ये आपके पास हीम A3 है और हीम A3 के साथ आपके पास एक और कॉपर एटम प्रेजेंट है विच इज कॉपर B, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट आपके पास कॉपर एटम्स का पेयर मैंने बताया था जो कि सब यूनिट 2 के साथ अटैच है, इसको आप कॉपर A, और जो हीम A3 के साथ कॉपर एटम प्रेजेंट है उसको आप क्या कहते हो, कॉपर B, ठीक है। सो सब यूनिट 2 एंड सब यूनिट 1 इन दोनों के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, और यहाँ पे जो आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जैसे मैंने इधर बताया था ना कि दिस वन, कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये एक्सेप्टर है, सो ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट इसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्रेजेंट है, और एक्चुअली ऑक्सीजन कहाँ पे बाइंड करता है, हीम A3 के साथ, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में जो आपके पास ये हीम A3 पोर्शन है विच इज कॉम्प्लेक्स विद द कॉपर B, ये अगेन ऑक्सीजन के लिए भी इसमें बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। सो ये वो जगह है जहाँ पे आपकी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बाइंड करेगी, और वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पिक करेगी, साइटोक्रोम C से। सो ऑब्वियसली जस्ट लाइक द प्रीवियस कॉम्प्लेक्सेस, इस कॉम्प्लेक्स में भी आपके पास डोनर के लिए यानी साइटोक्रोम C के लिए भी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, और एक्सेप्टर यानी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए भी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, ओके। ओके बच्चों, इसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसकी वर्किंग देखते हैं कि एक्चुअली ये किस तरह से वर्क करता है और
क्या ये प्रोटॉन पंप है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को ड्रॉ कर लेते हैं। और अगेन चूंकि ये एक कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर मैंने आगे डिफरेंट सब यूनिट्स भी आप लोगों के सामने जो है वो डिस्कस किए हैं, उन सब यूनिट्स को भी ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास साइटोक्रोम सी जो है, दिस साइटोक्रोम सी रिड्यूस्ड फॉर्म में है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को जैसे ही अप्रोच करती है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में आके ये क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या करने हैं, रिलीज करने हैं। और यहाँ पे आगे डिफरेंट सब यूनिट्स को मैं अगर ड्रॉ कर लूँ जिनमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के पाथ को देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये रिएक्शन एक्चुअली होता किस तरह से। ठीक है, सो सपोज दिस वन इज सब यूनिट नंबर 2 जिसमें 2 कॉपर एटम्स प्रेजेंट हैं, कॉपर ए। दिस इज सब यूनिट नंबर 1 जिसमें हीम प्रेजेंट है, हीम ए, एंड दिस इज हीम A3 जो कि कॉम्प्लेक्स है विद कॉपर बी, हीम A3 एंड कॉपर बी। और यहीं पे आके आपकी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ने भी क्या करना है, बाइंड करना है, दिस वन ऑक्सीजन। ठीक है, एक्सेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि जैसे ही ये साइटोक्रोम सी, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, इसकी बाइंडिंग साइट यहाँ पे है साइटोक्रोम सी जिसमें आपके पास हीम सी प्रेजेंट है। ये जैसे ही आके कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के साथ अटैच अपनी बाइंडिंग साइट को बाइंड करती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन किस पाथ के थ्रू ट्रांसफर होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है, ऑब्वियसली इसमें इस टाइम एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा कॉपर के थ्रू, हीम ए के पास आएगा, हीम ए के बाद हीम A3 के पास आएगा और हीम A3 फाइनली इसे किसको ट्रांसफर कर देती है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, सो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के दौरान ये कॉम्प्लेक्स एक प्रोटॉन को भी पंप करता है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, ये सिंपल बात है आप लोगों के सामने कि साइटोक्रोम सी जैसे ही यहाँ पे बाइंड करती है तो बाइंडिंग के बाद उसने कॉपर देन हीम A3 के थ्रू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन क्या करती है, उस इलेक्ट्रॉन को पिक कर लेती है और उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पॉन्स में एक प्रोटॉन को पंप कर देगा इनसाइड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और वो ये, बच्चों आपने रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का नेम सुना हुआ इससे पहले? Yes, ma'am. जी जल्दी बताएं, क्या होती हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज? मेरा ख्याल है ये रेडिकल फॉर्म में होती है, यस, बहुत रिएक्टिव होती ऑक्सीजन की ऐसी फॉर्म जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, यानी न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, जिसमें आपके पास पेरोक्साइड आ जाती हैं, ठीक है, सुपर ऑक्साइड्स आ जाते हैं, यानी वो सारी की सारी फॉर्म्स जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर अनयूजुअल चार्जेस प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं बिकॉज ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट लिपिड्स, इसी तरह से आपकी जो प्रोटीन्स हैं और जो न्यूक्लिक एसिड हैं उनके स्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर सकती हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर। इवन सेल के अपने पास भी कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को मैनेज करते हैं, इनको डिग्रेड करते हैं या इनको नॉर्मल ऑक्सीजन की फॉर्म्स के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, लाइक कैटालेज, पैरोक्सीडेज, पैरोक्सिसोम्स के अंदर आपके पास जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो जैसे ही सेल के किसी ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के रिएक्शन में अगर कोई रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी बनती है तो ये सेल के लिए एक तरह की स्ट्रेस कंडीशन है बिकॉज ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज सेल के स्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर सकती है। सो फौरी तौर पे ये पैरोक्सिसोम इसको इनगल्फ करता है और इसको डिग्रेड कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है इसकी नॉर्मल फॉर्म के अंदर बिकॉज पैरोक्सिसोम्स के पास वो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को इन नॉर्मल ऑक्सीजन स्पीशीज के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं।
सो कभी भी सेल कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं करवाएगा या कोशिश करेगा कि उन रिएक्शंस को प्रिवेंट करे जिनमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के बनने के चांसेस हैं, बिकॉज अगर ये बन गई तो सेल का अपना स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ऑक्सीजन ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इस केस में आपके पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के बनने के चांसेस हैं। सो ऑक्सीजन को कंप्लीटली रिड्यूस करने के लिए, ये ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, अगर एक एटम दूसरा एटम, इस बॉन्ड को आप अगर ब्रेक करते हो, इसमें से एक एटम को अगर आप कंज्यूम कर लेते हो किसी रिएक्शन में, सपोज एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को पिक कर लिया और कन्वर्ट हो गई वाटर के अंदर, सो जो सेकंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा ये एज अ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज सेल के लिए क्या होगा, डैमेजिंग होगा। तो यहाँ पे ये बात समझाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ऑक्सीजन अपनी इस बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड ही रहता है, इस बाइंडिंग साइट को लीव नहीं करता अनटिल एंड अनलेस आपकी 4 साइटोक्रोम सी स्टेप वाइज, पहले एक साइटोक्रोम सी एक इलेक्ट्रॉन, दूसरी साइटोक्रोम सी दूसरा, फिर तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगी। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स के पहुंचने के बाद ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, जिसमें से एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मैट्रिक्स में से 2 प्रोटॉन्स को पिक कर लेगी और कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वाटर में। इसी तरह से जो सेकंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और मैट्रिक्स में से 2 प्रोटॉन्स को पिक करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल में। सो यहाँ पे सिर्फ मैं ये चीज़ हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि आपका ये जो बॉन्ड है बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है, बिकॉज अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स आए तो आपने अभी नोटिस किया है कि उस केस में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनेगी। सो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, वेट करती है कि जब तक 4 इलेक्ट्रॉन्स बाय 4 साइटोक्रोम सी यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे ये अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करेगी। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स 4 इस चीज को मेक श्योर करता है कि ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड रहे तब तक जब तक 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी तरह से मैनेज नहीं होते, और जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये ऑक्सीजन 4 प्रोटॉन्स पिक करेगी फ्रॉम मीडियम और इसके रिस्पॉन्स में क्या चीज प्रोड्यूस कर देगी, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये कैसे होते हैं, ये इक्वेशन की फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखती हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स 4 की वर्किंग के दौरान, इसको अगर मैं यहाँ से भी रिमूव करूँ, कॉम्प्लेक्स 4 की वर्किंग के दौरान आपका जो ऑक्सीजन है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से पिक करता है, फ्रॉम मैट्रिक्स। एक और चीज़, अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के रिस्पॉन्स में आपका कॉम्प्लेक्स 4 एक प्रोटॉन को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप करता है। सो अगर यहाँ पे आपके पास ओवरऑल 4 प्रोटॉन्स पंप हो रहे हैं, इट मीन्स के 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर हो रहे हैं, इट मीन्स के 4 प्रोटॉन्स भी पंप होंगे फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, सो 4 प्रोटॉन्स यहाँ पे यूज हुए हैं और 4 प्रोटॉन्स एन साइड से कहाँ पे गए हैं, पी साइड में चले गए हैं। अब हम चलते हैं अपनी उस इक्वेशन के ऊपर जिसे हम लोगों ने पहले लेक्चर से यहाँ पे लिखा हुआ है, और अब हम यहाँ से अपनी सारी की सारी कैलकुलेशंस को आज एंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्रॉ करती हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम NADH, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ठीक है, ATP सिंथेज को भी मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ बिकॉज इतनी जगह नहीं है, हम सिर्फ अभी कॉम्प्लेक्सेस को ही देखते हैं। ठीक है, सो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अगर आपके पास NADH एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, सो उस केस में क्या होगा कि NADH कॉम्प्लेक्स 1 को अप्रोच करेगा और यहाँ पे इस NADH ने क्या करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं ना,
जी बच्चों अटेंटिव रहिएगा, मुझे साथ साथ आप लोगों ने अब बताना है। NaDH ने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं? 2. 2 इलेक्ट्रॉन। सो इन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में यूबिक्विनोन को जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे QH2 में ये कन्वर्ट होगा। सो इन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में आपके 4 प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन में पंप हुए थे, ऐसे ही था ना? Yes, ma'am. कॉम्प्लेक्स नंबर Yes, 2 ma'am. में किसी किस्म की प्रोटॉन पंपिंग नहीं है और यहाँ पे वो स्किप हो जाएगा। यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में आपने देखना है कि यहाँ पे इस एक यूबिक्विनोन ने 2 साइटोक्रोम C को स्टेप वाइज, अब मैं यहाँ पे 2, एक इलेक्ट्रॉन इस साइटोक्रोम C को डोनेट करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस साइटोक्रोम C को डोनेट करेगा और इन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है ये भी 4 प्रोटॉन्स को पंप करता है। ठीक है, 4 प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इस स्टेप में भी आते हैं कॉम्प्लेक्स 3 की वजह से। अगेन जब ये आपकी 2 साइटोक्रोम C जाके कॉम्प्लेक्स 4 के साथ बाइंड करेंगी तो इसका मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगी। ठीक है, सो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान आपके 2 प्रोटॉन्स यहाँ पे पंप होंगे, 1 एंड 2, और इस केस में आपका एक ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। आल्दो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन थ्योरेटिकली हम इसे फिर भी लिखते हैं कि इस केस में आपका एक ऑक्सीजन कंज्यूम होगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में से, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। ठीक है, हालांकि अब प्रैक्टिकली हमें इस चीज़ का पता है कि ओवरऑल ये रिएक्शन बड़ा क्विकली चल रहा होता है। सो आपका जो है वो सेकंड NaDH आके इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और दोनों ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो साइमल्टेनियसली ब्रेक होंगे। लेकिन थ्योरेटिकली सिर्फ इस कैलकुलेशन को आप लोगों के सामने क्लियर करने के लिए कि एक NaDH कितने प्रोटॉन्स पंप करता है, मैं यहाँ पे इस चीज़ को लिख रही हूँ। ठीक है, सो एक NaDH ने प्रोटॉन पंपिंग में कितनी कंट्रीब्यूशन की है? एक NaDH की वजह से कितने प्रोटॉन्स पंप हो रहे हैं? 10 प्रोटॉन्स। ठीक है, अब हम चलते हैं FADH2 की तरफ और उससे जो प्रोटॉन पंपिंग में कंट्रीब्यूशन है उसको देख लेते हैं कि FADH2 किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को स्टार्ट करवाता है और उसमें जो प्रोटॉन पंप होंगे उनका नंबर कितना होगा। ठीक है, सो अगेन आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ओके, अब जब आपके पास यहाँ पे डोनर FADH2 है, सो FADH2 किस कॉम्प्लेक्स से रिएक्शन स्टार्ट करेगा? ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से। 2 से. ठीक है, और इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट करेगा? ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से होते हुए यूबिक्विनोन के पास जाके इसको रिड्यूस कर देंगे यूबिक्विनोल में। ठीक है, यूबिक्विनोल आगे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 अगेन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2 साइटोक्रोम C को डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के साथ साथ इसने क्या किया है? 4 प्रोटॉन्स की भी पंपिंग की है। सो अब यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया है कि अभी तक सिर्फ एक प्रोटॉन पंप ऑपरेट हुआ है। ठीक है, सो 4 प्रोटॉन्स की पंपिंग यहाँ पे हो गई। देन ये जो 2 साइटोक्रोम C यहाँ पे रिड्यूस हुई हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास जाके जब बाइंड करेंगी, ऑब्वियसली डिफरेंट स्टेप्स में, पहले एक स्टेप में फिर दूसरे स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेंगी तो 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के साथ साथ इस कॉम्प्लेक्स ने 2 प्रोटॉन्स को भी पंप करना है। ठीक है, सो FADH2 के केस में आपके पास कितने प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में? 6। तो बच्चों ये वो बेसिक चीज है, प्रोटॉन पंपिंग में डिफरेंस वो बेसिक चीज है जिसकी वजह से NaDH से बनने वाले ATPs डिफरेंट होते हैं और FADH2 से बनने वाले ATPs क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ये कैसे होता है ये हम आगे वाले लेक्चर्स में जाके देखेंगे, लेकिन नॉर्मली आप लोगों ने बुक्स में ये चीज़ पढ़ी होगी
कि FADH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 1.5 ATPs बनाता है और NADH जो है वो 2.5 ATPs बनाता है। सो दिस डिफरेंस जो है ये एक्चुअली किस वजह से है? प्रोटॉन पंपिंग की वजह से। जितने ज़्यादा कोई डोनर प्रोटॉन पंप करता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, उतना ही ATP प्रोडक्शन में उसका ज़्यादा रोल होता है, उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में वो ATP बना सकता है। अच्छा, अब एक और जो चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है, यस, कि ये जो प्रोटॉन यहाँ पे पंप कर रहा है, NADH 10 प्रोटॉन्स, FADH2 6 प्रोटॉन्स, इन प्रोटॉन्स की एक खास स्ट्रेंथ है जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ठीक है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स एक्चुअली क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वर्किंग के दौरान डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, 3 कॉम्प्लेक्सेस आपके पास ऐसे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कि एज अ प्रोटॉन पंप यूज होते हैं, जिसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 आ जाते हैं। ठीक है, ये 3 कॉम्प्लेक्सेस आपके पास एज अ प्रोटॉन पंप यूज होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन को डोनर से एक्सेप्टर तक ट्रांसफर करने के दौरान ये कॉम्प्लेक्सेस प्रोटॉन पंपिंग भी करवाते हैं। अब इस प्रोटॉन पंपिंग का इफेक्ट क्या होता है? इस प्रोटॉन पंपिंग की वजह से आपके पास एक ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है। ये 3 आपके पास प्रोटॉन पंप्स हैं और जो प्रोटॉन पंपिंग ये करवाते हैं, एक तो ये चीज़ शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि इस केस में ये जो प्रोटॉन पंपिंग है ये वेक्टोरियल प्रोटॉन पंपिंग है, यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोटॉन्स को पंप करेंगे। प्रोटॉन इस चैनल को यूज करते हुए वापस मैट्रिक्स में नहीं आ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास एक ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो रहा है। ग्रेडियंट किसे कहते हैं? डिफरेंस को। सो प्रोटॉन मोटिव फोर्स एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ डिफरेंस। नाउ डिफरेंस किस चीज का डिफरेंस है? अगर आप यहां पे देखें तो दिस इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड दिस इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर आपके पास प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम है, लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन, और यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन कंसंट्रेशन हाई है। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, difference in the concentration of specific species. ठीक है, so there is a difference in concentration of chemical species, यानी एक खास केमिकल का डिफरेंस है जो कि एक कंपार्टमेंट में ज्यादा है और दूसरे कंपार्टमेंट में कम है। और ये केमिकल आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये न्यूट्रल केमिकल नहीं है। अगर तो सपोज यहाँ पे प्रोटॉन की बजाय कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता, से मॉलिक्यूल ए और यहाँ पे मॉलिक्यूल ए, तो एक कंपार्टमेंट में आपका मॉलिक्यूल ए कम है, दूसरे कंपार्टमेंट में मॉलिक्यूल ए ज्यादा है। बट दिस टाइम आपके पास जो डिफरेंस है वो एक चार्ज स्पीशी का है। सो सिर्फ उस स्पीशी का डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ उसकी अपनी कंसंट्रेशन कम या ज्यादा नहीं होगी कंपार्टमेंट्स के अंदर, बल्कि उसके कम होने की वजह से यहाँ पे एक किस्म का चार्ज कम हो रहा है और दूसरा चार्ज ज्यादा हो रहा है। दिस इज ओवरऑल नेगेटिव यानी लेस पॉजिटिव, and intermembrane site is more positive. So ना सिर्फ एक केमिकल स्पीशी का डिफरेंस है बल्कि उसके साथ साथ आपके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज का भी डिफरेंस है। सो हमेशा डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है ना। आप लोगों ने फिजिक्स में ये चीज पढ़ी होगी कि अगर हाइट का डिफरेंस हो, आप किसी भी स्पीशी को अगर लिफ्ट करते हो ग्राउंड से, उसको थोड़ी सी ऊपर पोजीशन के ऊपर लेके आते हो, तो उस टाइम में उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड दिस एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन दी पोजीशन। अर्थ या ग्रेविटी से जितनी वो दूर है उसी तरह से उसमें उतनी एनर्जी जो है वो आती जाएगी। सो डिफरेंस हमेशा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे डिफरेंस आपके पास सिर्फ एक स्पीशी का नहीं है बल्कि के 2 स्पीशीज का। मीन्स कि ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है ये क्या होगी? डबल होगी। प्रोटॉन मोटिव फोर्स की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो एनर्जी है वो डबल है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास डिफरेंस कोई एक चीज प्रोड्यूस नहीं कर रही, वो 2 चीजें प्रोड्यूस कर रही हैं। सो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होगी? डबल होगी। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है।
ठीक है, बिकॉज इसमें आपके पास केमिकल स्पीशी का भी डिफरेंस है। तो आप कह सकते हैं कि दिस प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ chemical potential energy because of the difference in the concentration of a chemical compound and electrical potential energy because of the difference in the concentration of an electrical charge. ठीक है, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ये मिलके क्या बनाएंगी, एक खास किस्म की पोटेंशियल एनर्जी, और ये अल्टीमेटली क्या चीज है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है ये डबल है। इसमें केमिकल ग्रेडियंट भी है, यानी आपके पास प्रोटॉन कंसंट्रेशन जिसको इन टर्म्स ऑफ पीएच आप कैलकुलेट कर सकते हो उसका भी डिफरेंस है, प्लस यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी है, यानी डिफरेंस एक और चीज का भी है, एंड दिस डिफरेंस इज द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सो ओवरऑल दिस प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज द combination of chemical gradient and electrical gradient। और अगर आप NaDH से प्रोड्यूस होने वाली जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करो, लाइक अगर आप NaDH को एज अ डोनर यूज करते हो और आप ये देखते हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये डोनर जब फाइनल एक्सेप्टर जो है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ऑब्वियसली उसके एक मॉलिक्यूल को देगा, एक एटम को देगा ना, तो मैं यहाँ पे हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन लिख रही हूँ, बिकॉज कंप्लीट ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे ये डोनर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा जो कि रिड्यूस करेंगे हाफ ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, सो ये जब आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा, इसमें NaD+ जो है वो ऑक्सीडाइज होगा एंड हाफ ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिड्यूस्ड इनटू वाटर मॉलिक्यूल। सो इन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के रिस्पॉन्स में जो एनर्जी आपके पास रिलीज होती है, दिस एनर्जी इज -NF डेल्टा E। इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं ओवरऑल आपके पास जो है वो लिख लेती हूँ 96.5, और इनका जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल डिफरेंस जो है, रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस इस डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान, दिस इज अबाउट 1.13 या 1.14। ठीक है, सो जब आप इनको ओवरऑल मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो फ्री एनर्जी है, दिस फ्री एनर्जी इज अबाउट 200 और 220 किलो जूल पर मोल। इट मीन्स कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के दौरान इतनी एनर्जी रिलीज होती है। आप लोगों को याद होगा कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 बताते हुए मैंने कहा था कि हमेशा जब इलेक्ट्रॉन डोनर से एक्सेप्टर की तरफ मूव करता है तो दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बिकॉज एक्सेप्टर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और डोनर का रिडक्शन पोटेंशियल है, तो स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे and this spontaneous reaction will release huge amount of energy। So अब आपने यहाँ पे नोटिस किया कि ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, ये एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं होती, बल्कि ये एनर्जी प्रोटॉन को पंप करवा के इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स की फॉर्म में क्या हो गई है, स्टोर हो गई है। तो ये जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान निकली थी वो एनर्जी अब यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स सिक्योर है, सेफ है, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है ये अल्टीमेटली क्या करती है, एटीपी प्रोडक्शन में यूज होती है। सो अब कोई भी स्टूडेंट इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करे कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स में एनर्जी कहाँ से आई है। ये एनर्जी वही एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान रिलीज हुई थी, बिकॉज इस एक्सर्गोनिक प्रोसेस को हमने कपल होते हुए देखा है विद एन एंडरगोनिक प्रोसेस, और वो एंडरगोनिक प्रोसेस कौन सा था, प्रोटॉन पंपिंग फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जो कि 3 कॉम्प्लेक्सेस ने ये काम किए। ठीक है, सो इन 3 कॉम्प्लेक्सेस की वजह से थैंकफुली हमारी वो जो एनर्जी रिलीज हो रही थी यहाँ पे वो वेस्ट नहीं हुई, बल्कि वो क्या हो गई है, सिक्योर हो गई है इन द फॉर्म ऑफ हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस।